नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। पर्यावरण को बचाकर बढ़ा सकेंगे अपनी आय, केंद्र सरकार ने जारी किया ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम का मसौदा। पर्यावरण हितैषी कदमों के लिए ग्रीन क्रेडिट देने की व्यवस्था बनाएगी सरकार। और हर व्यक्ति, संस्था, कंपनी एवं उद्योग को ग्रीन क्रेडिट कार्ड पाने का मिलेगा मौका। और पहले चरण में ऐसी गतिविधियों को शामिल किया जाएगा जिनके बदले ग्रीन क्रेडिट मिलेगा। और ऐसे काम करती है ग्रीन क्रेडिट की व्यवस्था, कैसे काम करती है? 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल के तहत ग्रीन क्रेडिट की अवधारणा सामने आई थी। और इसे एक उदाहरण से समझते हैं। दो कंपनियां हैं, ए और बी, और उनके काम के प्रकार एवं राष्ट्रीय स्तर पर तय व्यवस्था के तहत उन कंपनियों की पूरी प्रक्रिया में अधिकतम कार्बन उत्सर्जन की सीमा तय होती है, और सीमा से अधिक कार्बन उत्सर्जन पर उन्हें जुर्माना देना होगा। कंपनी ए पेड़ लगाने, ग्रीन टेक्नोलॉजी एवं नवीकरणीय ऊर्जा के प्रयोग जैसे कदमों के माध्यम से उत्सर्जन स्तर को तय सीमा से कम कर लेती है, और उसे इसके बदले ग्रीन क्रेडिट मिलेगा। वही कंपनी बी ज्यादा उत्सर्जन करती है, और उसके पास विकल्प होगा कि वह या तो जुर्माना भरे या कंपनी ए से ग्रीन क्रेडिट कार्ड खरीद ले। और भारत सरकार इसी व्यवस्था को मूर्त रूप देने का प्रयास कर रही है। तो आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, पर्यावरण की बात करें, पर्यावरण क्या होता है तो आप सभी जानते हैं, सुना होगा आपने, परि और आवरण शब्दों से बनकर मिला हुआ है। और इसका शाब्दिक अर्थ होता है चारों ओर पारिता, चारों ओर और आवरण ढके हुए, समस्त जीवधारियों को अजैविक व भौतिक पदार्थ घेरे हुए हैं ना। और हम कह सकते हैं कि जीवधारियों और वनस्पतियों के चारों ओर जो आवरण होता है उसी को आप लोग पर्यावरण कह देते हैं। और पर्यावरण उन सभी भौतिक, रासायनिक, जैविक कारकों की समष्टिगत एक इकाई है जो किसी जीवधारी अथवा पारितंत्रीय आबादी को प्रभावित करते हैं और उनकी रूप, जीवन, जीविता को तय करते हैं। और पर्यावरण वह है जो कि प्रत्येक जीव के साथ जुड़ा है, हमारे चारों तरफ वह हमेशा व्याप्त है। और आप देख रहे हैं कि पर्यावरण में अगर क्या परिवर्तन होता है तो आप देखते हैं कि हमारी किसमें, हमारे ऊपर भी उसका प्रभाव पड़ता है। हर दुनिया में, हर देश पर प्रभाव पड़ता है। यहाँ क्योटो प्रोटोकॉल की बात हुई है। क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसे ग्लोबल वार्मिंग द्वारा हो रहे जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए बनाया गया है। और यह इस संधि में शामिल देशों को ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए प्रतिबद्ध करती है। यह वैज्ञानिकों की राय पर आधारित, जिसके पहले भाग के अनुसार ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और दूसरे भाग के अनुसार आप देखिए इसकी संभावना अधिक है कि यह मानव निर्मित CO2 के उत्सर्जन के कारण हो रहा है। क्योटो प्रोटोकॉल को क्योटो, जापान में 11 दिसंबर 1997 को अपनाया गया था और 16 फरवरी 2005 को लागू किया गया था। इसमें ये आप लोग जरूर याद रखिएगा, ठीक है। यह तो रामायण पर बनी फिल्म है, कुरान पर डॉक्यूमेंट्री बनती तो संकट हो जाता, ये इलाहाबाद हाईकोर्ट कह रहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने आदि पुरुष पर प्रतिबंध की मांग वाली याचिका पर सुनवाई की है। हाईकोर्ट ने पूछा कि धार्मिक भावनाओं से छेड़छाड़ करती फिल्में बनाई ही क्यों जाती हैं। और मुझे भी ये समझ में नहीं आता है। आप देखते हैं, कहते हैं सेंसर बोर्ड है, अगर इस तरह की अगर भावनाएं भड़कने वाला कोई कंटेंट होता है, कोई डायलॉग होता है, तो उसे अनुमति क्यों दी जाती है? और मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये विवादित मूवियां ना रहें तो मूवियां चलेंगी नहीं। जानबूझकर ये मूवियां इस तरह की बनाई जाती हैं। किसानों के लिए 3.70 लाख करोड़ के पैकेज पर मुहर, वैकल्पिक खाद को प्रोत्साहन के लिए PM प्रमाण योजना को मंजूरी, और 242 रुपए प्रति बोरी मिलेगी रहेगी किसानों की यूरिया। जल्दी सल्फर कोटेड यूरिया भी लाएगी सरकार। अब आप देखते हैं कि बढ़ोतरी भी हो रही है किसानों की, अब बुआई भी शुरू हो रही है ना, तो उसी के लिए बात हो रही है। छत्तीसगढ़ में चुनाव से 6 माह पूर्व TS सिंहदेव बने उप मुख्यमंत्री। ये आप सभी जानते हैं कि कांग्रेस में यहाँ भी 2 धड़े आपको देखने को मिलते हैं, तो दोनों को संतुष्ट करने के लिए एक तरह से ये कदम उठाया गया है। छत्तीसगढ़ आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश से अलग करके बना था छत्तीसगढ़ 1 नवंबर सन 2000 में। रायपुर इसकी राजधानी, इसकी सीमा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड और आप देखें उत्तर प्रदेश से लगती है। और यहाँ के मुख्यमंत्री की बात करें तो भूपेश बघेल है। क्या है? भूपेश बघेल है। विधानसभा में 90 सीटें हैं, राज्यसभा में 5 सीटें हैं, लोकसभा में 11 सीटें, 1,35,192 वर्ग किलोमीटर में आपका छत्तीसगढ़ फैला हुआ है। सर्वकालिक उच्चतर स्तर पर पहुंचा शेयर बाजार, सेंसेक्स व
निफ्टी बुधवार को रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गए। एक समय अब आप देखिए सेंसेक्स 64,000, तो निफ्टी आप देखिए 19,000 के स्तर पर पहुंच चुका है। और 13 जुलाई को होगा लॉन्च होगा चंद्रयान-3 अभियान। महत्वाकांक्षी अभियान के तहत चंद्रमा की सतह पर उतरेंगे लैंडर रोवर। चंद्रयान-2 अभियान में चंद्रमा की सतह पर उतरने का प्रयास हो गया था विफल। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन आगामी 13 जुलाई को चंद्रयान-3 अभियान लॉन्च करेगा। वैसे श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से GSLV MK3 रॉकेट के से दोपहर 2:30 बजे चंद्रमा पर इसे भेजा जाएगा। और इस महत्वाकांक्षी अभियान में लैंडर रोवर चंद्रमा की सतह पर उतरेंगे, और ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। और चंद्रयान-2 उतरने में विफल हो गया था ना, तो इसी की बात हो रही है। और इसरो की बात करें तो आप देखते हैं कि हमारी अंतरिक्ष एजेंसी है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। और आप जानते हैं कि इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई थी। बेंगलोर में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। दिल्ली से मिटा औरंगजेब का नाम। दिल्ली में औरंगजेब लेन को अब डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम लेन को नाम से जाना जाएगा। गुलामों की प्रतीकों को मिटाने की दिशा में बुधवार को नई दिल्ली नगर पालिका परिषद ने इसकी मंजूरी दे दी है। और NDMC के उपाध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने बताया कि काउंसिल की बैठक में लेन का नाम बदलने के प्रस्ताव को पारित किया गया। आप देखिए औरंगजेब के बारे में आप लोगों ने इतिहास में पढ़ा होगा, और सोचिए कि उसके कारनामों का अभी भी विवाद चलता है। अभी भी उसने जो काम किए हैं उसी पर हम लोग लड़ा रहे हैं, हिंदू मुस्लिम हो रहा है। क्रेडिट कार्ड से विदेश में खर्च पर नहीं लगेगा TCS, यानी कि आप देखिए टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स की बात हो रही है। 7 लाख रुपए से अधिक से टूर पैकेज पर अब 1 अक्टूबर से लगेगा 20% TCS। IIT बॉम्बे ने दुनिया के 150 शिक्षा संस्थानों में बनाई जगह। IIT बॉम्बे ने QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 149वां स्थान प्राप्त किया है। ये पूछ सकता है आपसे। और इस रैंकिंग तक पहुंचने वाले यह देश का पहला संस्थान है। 197वें स्थान पर IIT दिल्ली ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है भारत में। भारत विरोधी जॉर्ज सोरोस से संबंध रखने वालों से अमेरिका में क्यों मिले राहुल? स्मृति ईरानी कह रही हैं। अभी राहुल गांधी गए हुए थे, उसके बाद मोदी साहब गए हुए थे। देश की प्रत्येक पंचायत में UPI से होगा राजस्व संग्रह। ये 15 अगस्त तक सभी पंचायतों में डिजिटल भुगतान शुरू करने का सरकार का लक्ष्य। पंचायती राज मंत्रालय ने सभी राज्यों को पत्र लिखकर दिशा निर्देश दिए। अच्छी बात है। चलिए, अगर ये होता है तो आप देखते हैं कि भ्रष्टाचार यहाँ भी कम देखने को मिलता है। ये सभी खबरें आपकी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से जुड़ी हुई है। कहाँ से? दिल्ली से जुड़ी हुई है। अधिकतर खबरें तो आप देखते हैं ऐसे ही छाप दी जाती हैं वो, लेकिन दूसरे लोगों के लिए रहती हैं। आपके लिए, अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं रहती है। राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान की स्थापना को मंजूरी। गवर्निंग बोर्ड के जरिए होगा संचालन। PM होंगे पदेन अध्यक्ष। और शोध को बढ़ावा देने के लिए 5 साल में खर्च किए जाएंगे 50,000 करोड़ रुपए से। और आप देखेंगे 3 वर्षों में शोध पर किए गए देश ने GDP का कितना खर्च किया। इजराइल ने 4.9%, दक्षिण कोरिया ने 4.5%, जापान 3.3%, जर्मनी 3.1%, अमेरिका 2.8%, फ्रांस 2.2%, चीन 2.1%, ब्रिटेन आप देखते हैं कि ब्रिटेन 1.17%, कनाडा आप देखते हैं कि 1.5%, ब्राजील 1.2%, रूस 1.0%, दक्षिण अफ्रीका 0.8%, और आप देखिए भारत 0.7, यानी कि हम सबसे नीचे दिखाई दे रहे हैं। मणिपुर में म्यांमार सीमा पर लॉजिस्टिक पार्क का विचार। द्विपक्षीय व्यापार को मिलेगी मजबूती। चीन का प्रभाव कम करने में सहायक होगा। गडकरी ने कहा है कि भारत म्यांमार थाईलैंड हाईवे का काम 70% तक पूरा हुआ है। देखिए भारत म्यांमार, यहाँ आप लोग देखेंगे ना तो देखिए ये मणिपुर है, यहीं आप देखते हैं कि म्यांमार मिल जाता है, और ये आपका थाईलैंड है। इसी की बात हो रही है। ये आप देखिए प्रगति बैठक में PM मोदी ने दी 12 परियोजनाओं की समीक्षा की। और 10 राज्यों में 2 केंद्र शासित प्रदेशों से जुड़ी 1.21 लाख करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाएं हैं। देश की प्रगति में पूर्व PM नरसिम्हा राव का अभूतपूर्व योगदान है। प्रधानमंत्री मोदी साहब कह रहे हैं, देखिए उनकी जयंती पर। देखिए आप लोगों को मालूम होना चाहिए, हर प्रधानमंत्री देखिए काम तो करता है, कोई कम करता है, कोई ज़्यादा करता है, ठीक है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में आप देखते हैं कि
शांति स्थापित करने में सक्षम है भारत और अमेरिका, एक गारसेटी अमेरिकी राजदूत ने कहा है। सशक्त सेना की क्षमता बढ़ाएगा प्रीडेटर डॉन, नौसेना प्रमुख कर रहे हैं हमारे आर नौसेना प्रमुख डॉक्टर एडमिरल आर हरि कुमार ने कहा है। ठीक है, और ये देखिए क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग में देश के 45 संस्थानों ने बनाई जगह। पिछले साल 41 थी और इस बार आप देखिए कि टॉप पर कौन है। प्रथम पर है मैसाच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट अमेरिका की, द्वितीय कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ब्रिटेन की, तीसरी ये आप देखते हैं किसकी है, और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ये ब्रिटेन की, ये आप लोग याद रखिएगा। और इन 9 मानकों पर तैयार होती है क्यूएस रैंकिंग। शिक्षक द्वारा पेश किए गए शोध पत्र, रोजगार का सृजन, रोजगार वाली साख, शैक्षणिक साख, छात्र शिक्षण अनुपात, संसाधन, इंटरनेशनल रिसर्च नेटवर्क, इंटरनेशनल फैकल्टी रेशियो, इंटरनेशनल स्टूडेंट रेशियो, ये सभी आप लोग याद रखिए। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए तैयार की जाती है। अब आप देखेंगे ये राजनीति की बातें हो रही हैं, और अब इसी साल में 3-4 राज्यों में आप देखते हैं चुनाव हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, तेलंगाना। और अगले साल आप देखते हैं कि 2024 में क्या है, लोकसभा का चुनाव है। और ये सब चुनाव कौन करवाता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग। और आप देखते हैं एक संवैधानिक संस्था है, संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत इसकी स्थापना की बात की गई। और 25 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। और आप देखेंगे कि 25 जनवरी को आप लोग क्या मनाते हैं, मतदाता दिवस भी मनाते हैं ना। ये बिहार के वैशाली में रामायण विश्वविद्यालय बनाने की प्रक्रिया तेज, होंगे शोध, आप देखेंगे शोध संस्थान के लिए 60 लाख रुपए प्रस्तावित है। पटना में संस्कृत विद्यालय व वैशाली में कन्या विद्यालय भी खोला जाएगा। ये बांद्रा वर्सोवा सी लिंक का नाम होगा बी सावरकर। निर्माणाधीन मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक का नाम होगा अटल सेतु। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद ये जानकारी दी है। आप देखेंगे नाम बदलने की, नाम रखने की परंपरा आप देखते हैं कि हमारे देश में चलती ही रहती है। ये आप देखिए ईडी ने अपने ही पूर्व अधिकारी सचिन सावंत को किया गिरफ्तार, आय से अधिक संपत्ति के मामले में। ईडी यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात हो रही, प्रवर्तन निदेशालय की। इसकी स्थापना कब हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कब हुआ, कहाँ है, ये आप लोगों को याद रखना है। इसमें 1 मई 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा, तो ये भी याद रखिएगा। आप लोग डेली न्यूज़पेपर से जुड़ा रहा करिएगा, क्योंकि आप देखिए बहुत सी खबरें ऐसी होती हैं कि डेली रिपीट होती रहती है, तो उन पर बात करना हमें लगता है सही नहीं है, टाइम बर्बाद करना। सीबीआई के विशेष निदेशक बनाए गए अजय भटनागर। सीबीआई यानी कि आप देखिए सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है। और आप सभी जानते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई थी, 1 अप्रैल 1963 में। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ अधिकारी हैं अजय भटनागर। ठीक है, और ये आप देखेंगे झारखंड कैडर के 1989 के बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। ये आप देखिए कूनो पार्क को पर्यटन क्षेत्र में स्थापित करने के लिए सितंबर में होगा महोत्सव। ये आपने देखा होगा कि चीते आए थे ना शिवपुर जिले में, आप देखते हैं मुरैना जिले में आप लोगों को कूनो नेशनल पार्क देखने को मिलेगा मध्य प्रदेश में, उसी की बात हो रही है सब। और आप देखेंगे इससे क्या रहेगा कि आपका वो बढ़ेगा, मतलब पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा। पर्यटन क्षेत्र हमारी अर्थव्यवस्था में एक बड़ा योगदान देता है, ये भी आप लोग जानते हैं। ये बेस्टल डे परेड में भाग लेंगे वायुसेना के राफेल विमान। भारतीय वायुसेना के 3 राफेल लड़ाकू विमान 14 जुलाई को पेरिस में चैम्प्स एलिसीज के ऊपर बेस्टल के फ्लाई पास्ट में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस वर्ष बेस्टल डे परेड में अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। अपने फ्रांसीसी समकक्षों के साथ भारत का सेवा दल भी परेड में भाग लेने को तैयार है। और भारत ने अंतर सरकारी ढांचे के तहत फ्रांस से 36 राफेल विमान खरीदे थे ना।
ये आप देखिए, उड़ीसा के पुरी स्थित श्री जगन्नाथ धाम में भाई बहन के साथ मौसी के घर पहुंचे भगवान जगन्नाथ की बुधवार को वापसी रथ यात्रा। ये आप देखेंगे कि पिंक व्हाट्सएप मैसेज को लेकर मुंबई पुलिस ने जारी की चेतावनी। पिंक व्हाट्सएप लिंक पर क्लिक करने से यूजर्स के डिवाइस पर हैकर्स पर कर सकते हैं हमला। अपने देखिए मोबाइल को जरूर और अपने सिस्टम जो भी आपके पास है उसको बड़े सचेत होकर चलाया करिएगा। आजकल हैक भी बहुत हो रहे हैं, साइबर अटैक भी बहुत हो रहे हैं। और देखिए डाटा चोरी करने का मतलब होता है कि आपकी पर्सनल जानकारी लीक हो जाना, किसी और के पास पहुंच जाना। और जैसे आप देखिए कहीं चैटिंग आप लोग कर रहे हैं, कोई आपके पास कुछ और डाटा है, कोई प्राइवेसी जानकारी है प्राइवेट, तो उन सब की बात होती है। उसी के बदले फिर वो कुछ मांगते हैं। सजीव चित्रण से जनमानस तक पहुंचेगा 18 पुराणों का ज्ञान। पुराणों में वर्णित ज्ञान अध्यात्म के सचित्र प्रदर्शन की अनूठी पहल। कई प्रदेशों के चित्कार कथाओं में भर रहे हैं रंग और भाव। अच्छी बात है। और अपने ग्रंथ तो पढ़ना चाहिए, बहुत कुछ सिखाते हैं। ये आप देखेंगे संपादकीय पाठ है और इसे भी आप लोगों को पढ़ना चाहिए। और ये प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में आपको फायदा पहुंचाते हैं, इंटरव्यू में आप लोगों को यहाँ से फायदा मिलता है। और आप लोग याद रखिए, जो महत्वपूर्ण एडिटोरियल अन्य न्यूज़पेपरों के रहते हैं उन्हें आपकी फेसबुक पेज पर डाल देता हूँ, वहाँ से जाकर आप लोग पढ़ लिया करिएगा। बार बार चुनाव से अधर में अटके सुधार। तो विगत कुछ वर्षों के दौरान राजनीतिक दलों में कटुता बढ़ती है और बड़ी है, और संसद के भीतर और बाहर सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर आक्रामक रहते हैं। संवाद का स्थान विवाद ने ले लिया है और आवश्यक मुद्दों पर आप देखिए बौद्धिक विमर्श की जगह शब्द बाण चल रहे हैं। संघीय व्यवस्था सहयोगात्मक, संघर्षात्मक और स्पर्धात्मकता से आगे निकलकर आक्रामक संघवाद की ओर बढ़ चली है। जैसे जैसे राजनीतिक दलों में कटुता और केंद्र राज्यों के बीच संघर्ष बढ़ा है, वैसे वैसे चुनाव आयोग के लिए शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव संपन्न कराना और चुनौतीपूर्ण हो गया है। मिसाल के तौर पर आप देखिए बंगाल के पिछले विधानसभा चुनाव की भयावह स्मृतियां जनता भूली नहीं है। अब वहाँ पंचायत चुनाव के लिए केंद्रीय बलों की तैनाती करनी पड़ रही है। और इस साल राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मिजोरम में विधानसभा चुनाव होने हैं और अगले वर्ष लोकसभा चुनाव है। ऐसे में चुनाव आयोग के समक्ष कई गंभीर चुनौतियां हैं। सत्ता पक्ष विपक्ष में बढ़ती कटुता और अविश्वास के चलते चुनाव सुधार के हर प्रस्ताव का विरोध एक अनिवार्यता सी बन गई है। इतना ही नहीं, सत्ता पक्ष का विरोध अक्सर चुनाव आयोग के विरोध में बदल जाता है। विपक्ष ऐसा दिखाने का प्रयास करता है जैसे चुनाव आयोग भाजपा सरकार के इशारे पर काम कर रहा हो। और ईवीएम पर हम ऐसा देख चुके हैं, लेकिन जब भाजपा विरोधी दल जीत जाते हैं तब उसी ईवीएम पर अंगुली नहीं उठाई जाती है। और एक साथ चुनाव करने की भी बात हो रही थी, आप देखिए सुधार करने की बात हो रही थी। चुनाव सुधार समय की मांग है, लेकिन चुनाव का लगातार होता रहना आयोग को हमेशा चुनाव प्रबंधन में उलझाए रहता है और उसे समय ही नहीं देता है जब वह चुनाव सुधार पर शांतिपूर्ण ढंग से काम कर सके। देश में 1952 से आप देखिए 1967 तक 4 बार संसदीय चुनाव विधानसभा चुनाव के साथ हुए, फिर आज एक साथ चुनाव क्यों नहीं हो सकते हैं? यदि आयोग को 2 चुनाव के बीच कुछ अंतराल मिले तो वह निर्वाचन प्रणाली की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए राजनीतिक, प्रशासनिक, विधिक और अन्य प्रभावी कदम उठा सकता है। सभी दलों को इसका प्रयास करना चाहिए। ऐसी संवैधानिक व्यवस्था बने जिससे लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ हो और संसद विधानसभाओं के अंग के भंग होने का प्रावधान एकमात्र प्रावधान है और जिसके एक साथ चुनाव में बाधा पड़ती है। इसके लिए जर्मनी की रचनात्मक अविश्वास प्रस्ताव पद्धति अपनाई जा सकती है, जिसमें सरकार गिरने पर आप देख तत्काल विपक्ष की सरकार बन जाती है। और इसके अतिरिक्त लोकसभा और विधानसभाओं के भंग होने का प्रावधान समाप्त कर उन्हें केवल निलंबित रखा जाए, जिससे सरकार गिरने पर कोई वैकल्पिक व्यवस्था बनाकर चुनाव से बचा जा सके। और इसके लिए चुनाव आयोग को राजनीतिक दलों पर का विश्वास, सहयोग और समर्थन प्राप्त करना बड़ी चुनौती है। आयोग की समक्ष तीसरी चुनौती जनप्रतिनिधियों की गुणवत्ता सुनिश्चित करनी की है। अब तक चुनाव में धन बल और बाहुबल पर लगाम नहीं लग पाई है। राजनीतिक दल तो इसमें सहयोग करने से रहे, क्योंकि वे जिताऊ उम्मीदवार हेतु हर उपाय करते रहेंगे। वही आयोग भी अपना ध्यान केवल मतदान प्रतिशत बढ़ाने पर लगाता है। वह इस पर ध्यान नहीं देता कि दलों को कैसे शिक्षित, प्रोत्साहित और पुरस्कृत किया जाए,
कि वे अपराधियों को टिकट ना देकर अच्छे और स्वच्छ छवि के लोगों को जनप्रतिनिधि बनाने की पहल करें और अपराधी जनप्रतिनिधि बनकर यह कहने लगते हैं कि उन्हें तो जनता ने चुना है। ऐसे में आयोग को सुनिश्चित करना होगा कि कैसे मतदान प्रतिशत बढ़े और आपराधिक जनप्रतिनिधि घटे। और आप देखते हैं कि हमारे देश में तो ये परंपरा बन चुकी है कि आप पर जितने ज़्यादा केस होंगे, आप जितने बड़े बाहुबली होंगे, उतने आपके चुनाव जीतने की संभावना बढ़ जाएगी। और आप देखते हैं कि पार्टियां भी उसी को टिकट देती हैं जो बाहुबली होता है, जो माफिया होता है, और जीतता भी वही है। और आज देखिए कि आम आदमी के लिए चुनाव लड़ना भी मुश्किल है, जीतेगा भी नहीं। चौथी चुनौती मतदाता सूचियों से जुड़ी हुई है। भारत विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। इस हिसाब से मतदाताओं की संख्या में भी भारी बढ़ोतरी हुई है। प्रत्येक चुनाव के पूर्व मतदाता सूची का पुनरीक्षण होता है और उसमें नाम जोड़े और काटे जाते हैं, मगर प्रयास शिकायत मिलती है कि मोहल्ले के मोहल्ले गायब हो जाते हैं। लोगों के पास मतदाता पहचान पत्र तो होता है, पर मतदाता सूची में नाम ना होने से वे मतदान नहीं कर पाते हैं। यह उनके लिए बहुत पीड़ादायक होता है। तमाम लोग तो मतदान के लिए सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा तक करते हैं और सूची से नादर नाम उन्हें निराश करता है। ऐसे में जब मतदाता पहचान पत्र नागरिकों के रूप में एक मान राष्ट्रीय पहचान का दस्तावेज है, तो आयोग को कोई ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि कंप्यूटर या लिपिक की गलती से मतदाता सूची में नाम ना होने पर उसे तत्काल जोड़ा जाए, मतदाता मतदान अवश्य कर सके। यह हास्यास्पद है कि एक और आयोग अधिक मतदान के लिए अभियान चलाता है, वहीं वोटर कार्ड होने के बावजूद लोगों को मतदान से वंचित करता है। कई देशों में आप देखिए मतदान के दिन भी मतदान केंद्र पर नागरिकता कार्ड दिखाकर नागरिक मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करा कर मतदान कर सकते हैं। भारत में वोटर कार्ड, आधार कार्ड, बायोमेट्रिक के सहयोग से ऐसा क्यों नहीं हो सकता है? आयोग को इस पर भी काम करना चाहिए कि जब देश में एकल नागरिकता है तो मतदाता सूचियों की बहुलता क्यों नहीं सभी नागरिकों की एक निश्चित मतदाता संख्या हो। और इससे दो लाभ होंगे, एक तो स्थानीय मतदाता सूचियों में हेराफेरी नहीं हो सकेगी, दूसरी मतदाता पहचान पत्र को बायोमेट्रिक से जोड़कर आप देखिए न केवल वैध मतदाताओं को मतदान का अवसर मिलेगा बल्कि बोगस वोटिंग को रोका जा सकेगा। तकनीक के प्रयोग से यह आसानी से संभव भी होगी। टीएन सेशन से लेकर आज तक तमाम मुख्य निर्वाचन आयुक्त हुए, लेकिन लोग आज भी उन्हें ही क्यों याद करते हैं, टीएन सेशन को? दरअसल वह इसके जीवंत प्रमाण है कि कैसे एक व्यक्ति किसी संवैधानिक संस्था को इतनी ऊंचाई तक ले जा सकता है। आज चुनाव आयोग के समक्ष यदि चुनौतियां देखें तो सेशन के समय से ज्यादा शक्तियां भी हैं। अक्सर सर्वोच्च न्यायालय भी चुनाव आयोग के साथ खड़ा होता है और जनता को भी कड़ाई और अनुशासन पसंद है। ऐसे में अहम सवाल यही कि क्या चुनाव आयोग के पास टीएस सेशन जैसी इच्छा शक्ति है? लेखक है सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स के निदेशक एवं राजनीतिक विश्लेषक हैं डॉक्टर AK वर्मा के द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है, तो ऐसे जरूर आप लोग याद रखा करिएगा। मणिपुर की हिंसा के पीछे का सच, ये आप लोग देखिए कई बार हम लोग बात कर चुके हैं, आज फिर से मणिपुर की कर लेते हैं। जातीय हिंसा फैली हुई है। देखिए ये मणिपुर है, मणिपुर इम्फाल इसकी राजधानी, नागालैंड, असम, मिजोरम से सीमा लगती है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा म्यांमार से लगती है। जिस मणिपुर में कान्हा की रासलीला का जोर रहा है, जिसे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया महाभारत कालीन और वर्षी के सौंदर्य के साथ जोड़कर देखते रहे, वही मणिपुर इन दिनों जल रहा है। गत 3 मई को राज्य में भड़की हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही। किसी भी राज्य में हिंसा होती रहे तो वहां की सरकार पर सवाल उठने ही है। सवाल भाजपा शासित इस राज्य के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह पर भी उठ रहे हैं। सवाल केंद्र सरकार पर भी उठाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि यह मोदी सरकार की नाकामी है। ऐसी राय जाहिर करने वाले लोगों की नज़र में यह हिंसा महज 2 समुदाय मैत्री और कुकी के बीच की है। यह सच है कि यह हिंसा मणिपुर हाईकोर्ट के उस आदेश के बाद फैली है जिसमें उसने मैत्री समुदाय को भी अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में रखने को लेकर जरूरी सिफारिश केंद्र सरकार को भेजने के लिए राज्य सरकार को निर्देश दिया। लेकिन हकीकत तो यह भी कि हाईकोर्ट का आदेश पहले से सुलग रही आग को भड़काने का बहाना बना है। सवाल है कि आखिर यह आग सुलग क्यों रही है? तो इसे जलाने के लिए पहले मणिपुर की भौगोलिक और जनसांख्यिकीय स्थिति को जानना जरूरी है। मणिपुर में मुख्यतः 3 समुदाय मैत्री, नागा और कुकी। नागा और कुकी बुनियादी रूप से आदिवासी और जनजातीय समुदाय के समूह हैं। मणिपुर का 90% हिस्सा पहाड़ी है, जबकि सिर्फ 10% हिस्सा ही मैदानी है। इसी 10% इलाके में मैत्री समुदाय रहता है, जबकि 90% पहाड़ी इलाके में नागा और कुकी समुदाय के लोग रहते हैं। राज्य में मैत्री समाज 53% जनसंख्या के साथ बहुसंख्यक है
और आप देखिए मैती समुदाय में ज़्यादातर हिंदू समुदाय के लोग हैं। हालांकि ईसाई मिशनरियों के प्रयासों से कुछ मैती भी मतांतरित हुए हैं। मैती समुदाय में कुछ लोग इस्लाम मानने वाले भी हैं और राज्य में मुस्लिम समुदाय की हिस्सेदारी करीब 8% है। और इसी तरह कुकी और नागा की आबादी करीब 16 और 24% है। नागा और कुकी जनजातियों में ईसाई मिशनरियों का प्रभाव ज़्यादा है और कह सकते हैं कि मोटे तौर पर ये समूह ईसाई हैं। और मणिपुर में हिंदू ईसाइयों की आबादी करीब बराबर यानी कि 41 से 41% है। दिलचस्प यह है कि मैती की बड़ी जनसंख्या राज्य के सिर्फ 10% इलाके में रहती है। उन्हें पहाड़ी में जमीन खरीदने का हक नहीं है, जबकि नागा और कुकी को मैदानी इलाकों में जमीन खरीदने का अधिकार है। और यही वजह है कि मैती समुदाय खुद को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की मांग कर रहा है और बहुसंख्यक होने के बावजूद मैती समुदाय खुद को उपेक्षित महसूस कर रहा है। करीब 2.5 दशक पहले केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के तत्कालीन महानिदेशक AP लेडिल कुमार ने कहा था कि जिन इलाकों में अफीम की खेती होती है वहीं आतंकवाद पनपता है। तब उन्होंने पूर्वोत्तर के सीमावर्ती इलाकों के साथ ही अफगानिस्तान के भी आंकड़े दिए थे। पहाड़ियों पर बसा कुकी समुदाय भी कुछ इसी अंदाज में अफीम की खेती में शामिल है। यह सच है कि पहाड़ी इलाकों में बेरोजगारी बहुत है, ऐसे में अफीम की खेती ज़्यादा रास आ रही है और म्यांमार से लगातार घुसपैठ भी बढ़ी है। और म्यांमार से आप देखिए आने वाले लोगों के लिए पहाड़ी इलाकों में आसानी से छिपना और स्थानीय समुदाय में खपना आसान है और इन लोगों को भी रोजगार का सबसे आसान साधन अफीम की खेती लगती है। मणिपुर में 2017 में सरकार बनने के बाद से ही भाजपा की कोशिश राज्य में अफीम की खेती घुसपैठ रोकने की रही है और इसके लिए राज्य सरकार ने पहले ड्रोन के जरिए अफीम की खेती की जानकारी हासिल की, फिर उन्हें नष्ट करने की कोशिश की। कुकी समुदाय को लगा कि इससे उसके रोजगार का साधन छिन जाएगा। इसके बाद से ही कुकी समुदाय नाराज था और रही सही कसर पूरी कर दी है। यह सक्रिय उग्रवादी समूह ने मणिपुर में करीब 26 उग्रवादी समूह सक्रिय हैं। उनमें से एक ऐसा भी है जिसकी कोशिश बांग्लादेश, दक्षिणी म्यांमार, मणिपुर के हिस्सों को मिलाकर अलग देश बनाना है। म्यांमार में बैठे उग्रवादी समूह ने कुकी की नाराजगी को हवा दी है। भाजपा की सरकार आने के बाद राज्य में सक्रिय कुछ भारत विरोधी ईसाई भी परेशान है, उन्होंने भी कुकी से के गुस्से को हवा दी है। इसी बीच मणिपुर हाईकोर्ट का आदेश आ गया है और फिर मणिपुर सुलग उठा। हिंसा में राज्य के कुकी बहुल इलाकों के वन विभाग के सारे दफ्तर और चौकियां जला दी गई। कहा जा रहा है कि वन विभाग के दफ्तरों को निशाना इसलिए बनाया गया क्योंकि अफीम की खेती और मादक पदार्थों की तस्करी की ज्यादा जानकारी इन्हीं दफ्तरों में रिकॉर्ड के रूप में रखी जाती है। जाहिर है कि उन्हें जलाकर एक तरह से रिकॉर्ड को खत्म करने की कोशिश हुई है। आज़ादी के बाद कई वर्षों तक पूर्वोत्तर के कुछ इलाकों को नेफा यानी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से संगठित किया गया था और डॉक्टर लोहिया की प्रेरणा से सामाजिक कार्यों के लिए पूर्वोत्तर में कई लोगों ने आश्रम शुरू किए गए थे। इसकी वजह से मणिपुर में समाजवादी धारा का असर भी रहा है। कुछ साल पहले यह तक समाजवादी धारा के विधायक चुने जाते रहे, लेकिन अब यहाँ ना तो समाजवाद रहा है ना ही आश्रम। अगर वे रहते तो शायद मौजूदा संघर्ष को रोक पाने में अपनी भूमिका निभाते। इन संदर्भों को जाने बिना मणिपुर के संघर्ष को रोक पाना आसान नहीं होगा। लेखक हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, इनका नाम है उमेश चतुर्वेदी। इनके द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है। जीवन एक मेला है। जीवन मेला का तात्पर्य मेल मिलाप है और विचारों का मिलाप हो तो उसमें विभिन्न प्रकार की सोच के व्यक्तियों से मिलने और उनके समझने का अवसर मिलता है। अच्छा कॉलम लिखा जाता है, पढ़ सकते हैं इसे आप लोग। ये आप देखें जल्दीबाजी में कांग्रेस, आप देखते हैं कि कांग्रेस किस तरह अपनी भूलों से सबक लेने के बजाय उन्हें दोहराती रहती है। इसका एक उदाहरण उसकी ओर से अमेरिका से अत्याधुनिक प्रीडेटर डॉन की प्रस्तावित खरीद को लेकर उठाई गई आपत्ति है और इसमें भी भ्रष्टाचार की बातें कर रहे हैं। कानून आवश्यक है। मेंटल हेल्थ केयर लागू करने का निर्णय उचित है, इसमें लंबे समय से आवश्यकता महसूस की जा रही है। उत्तराखंड में नशा मुक्ति केंद्रों को अब कानून के दायरे में बांधने की तैयारी हो रही है। सरकार का यह कदम स्वागत योग्य है। अभी तक नशा मुक्ति केंद्रों के लिए जो गाइडलाइन थी उनका अनुपालन नहीं हो रहा था। इसे देखते हुए राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से अनुमति लेने के बाद मेंटल हेल्थ केयर एक्ट लागू करने का निर्णय लिया है। इसमें भारी पड़ती प्रशासन की अनदेखी। कोचिंग संस्थानों में आप देखिए जो लगने की घटना हो रही है। पिछले दिनों दिल्ली के मुखर्जी नगर में स्थित एक कोचिंग संस्थान में अचानक आग लगने के कारण 61 छात्रों की चोट आई और 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। इस घटना के बाद मुखर्जी नगर में चल रहे कोचिंग संस्थानों में फायर सेफ्टी को लेकर सवाल उठ रहे हैं। यह सच है कि दिल्ली में कोचिंग संस्थान में आग लगने की घटना के लिए अपर्याप्त सुरक्षा उपाय जिम्मेदार हैं। कई कोचिंग संस्थान भीड़भाड़ वाली इमारतों या आवासीय इलाकों में संचालित हो रहे हैं जिनके पास आपात स्थिति में निपटने के लिए साधन नहीं है। IAS, PCS और CDS, NDA, चार्टर्ड अकाउंटेंट, अन्य महत्वपूर्ण परीक्षाओं की तैयारी के लिए हर साल देश के कोने कोने से छात्र दिल्ली पहुंचते हैं और दिल्ली को हब कहते हैं। वे महंगी फीस देकर कोचिंग संस्थान में प्रवेश कर लेते हैं। कोचिंग कक्षाओं की उच्च मांग के कारण संस्थान अक्सर सीमित स्थान में बड़ी संख्या में छात्रों को समायोजित करते हैं। इसमें 200
400 छात्रों के बैठने की लायक की जगह होती है, लेकिन 1000 से अधिक छात्रों को एक साथ पढ़ाया जाता है। पैसे की लालच में संचालक एक बैच में अधिक से अधिक बच्चों को पढ़ाते हैं और यह अत्यधिक भीड़भाड़ आपात स्थिति के दौरान निकासी में बाधा उत्पन्न करती है। फायर ब्रिगेड के दल के लिए भवन तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है। सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में बहुमंजिला भवनें बनाई जा रही हैं और कई में नियमों के खिलाफ और बिना अनुमति कोचिंग संस्थान चलाए जा रहे हैं। शिक्षा नगरी कोटा में भी बड़ी संख्या में कोचिंग सेंटर चल रहे हैं और इन सभी जगहों पर यही स्थिति देखने को मिल रही है। अधिकांश सेंटर तंग गलियों और बेसमेंट में स्थित हैं और इनमें आप देखिए बहुत छोटे होते हैं कमरे और सीढ़ियाँ भी बहुत सक्रिय होती है। अगर कहीं आग बुझाने के उपकरण लगे भी हैं तो उनमें अधिकांश खराब हैं। किसी पर जंग लगा हुआ है तो किसी उपकरण की तिथि भी एक्सपायर हो चुकी है। मुखर्जी नगर का इलाका बड़े बड़े पोस्टरों से अटा पड़ा है। यहाँ बेतरतीब तारों के जाल झूल रहे हैं और जब भी नए भवन का निर्माण किया जाता है तो सबसे पहले नगर निगम से एनओसी प्राप्त करनी होती है और इसमें मंजिल की संख्या, पार्किंग, आग बुझाने के उपकरण सहित सुरक्षा के तमाम उपायों के बारे में जानकारी दी जाती है। इसके बाद अधिकारियों द्वारा स्थल दौरा करके ही प्रमाण पत्र जारी किया जाता है, लेकिन देखने में आता है कई संबंधित अधिकारी इसके प्रति गंभीर नहीं होते हैं। प्रशासन की लापरवाही छात्रों के लिए भारी पड़ जाती है। कई ऐसी बहुमंजिला भवनें हैं जिनमें ना तो पार्किंग की व्यवस्था है ना ही सुरक्षा उपकरण, बावजूद प्रशासन आंख बंद करके बैठा हुआ है। यहाँ जी आप देखिए छोटे छोटे कॉलम है, पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं आप लोग। उभरती विश्व व्यवस्था रेखांकित करती यात्रा। अमेरिका की विदेश नीति में किसी दूसरे देश के प्रमुख को राजकीय यात्रा पर आमंत्रित करने का सर्वोच्च महत्व है, जिसे अमेरिका और आमंत्रित देश के मुखिया के बीच गहराते मैत्रीपूर्ण संबंधों की ऊंचाइयों की अभिव्यक्ति के तौर पर देखा जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राजकीय अतिथि के रूप में आमंत्रित और सम्मानित कर अमेरिका ने कोविड के उपरांत उभरती वैश्विक व्यवस्था में भारत के भू राजनीतिक महत्व एवं अपरिहार्यता को स्वीकार करने की दिशा में एक ठोस कदम उठाया, जिसके दूरगामी परिणाम देखने को मिलेंगे। और आप लोग एक बात देखते होंगे मुझे लगता है, और समझ में भी आप लोगों को आती होगी कि देखिए अमेरिका है एक मतलबी देश और आप देखिए चाइना को रोकना है तो भारत की मदद है करना है, भारत के बिना मदद के संभव नहीं है। तो भारत को भी यहाँ मुझे लगता है कि क्या करना चाहिए, इन अवसरों का फायदा उठाना चाहिए। कई बार हम लोग बात कर चुके हैं इन पर। अभी आप देखते हैं गए हुए थे प्रधानमंत्री साहब। यह आत्म स्वीकृति, यह एक आत्म स्वीकृति यह भी है, खरी खरी तंज कसा जाता है एक तरह से। कांग्रेस की गारंटी बना भाजपा का सेवा संकल्प। समय अनुकूल संशोधन आवश्यक है। ज्ञान का क्षेत्र परिवर्तनशील है, इसमें संशोधन की गुंजाइश सदैव बनी रहती है। ऐसे में किसी विद्वान का यह दावा करना कि उसका लिखा हुआ ही अंतिम सत्य स्वयं में बहुत ही भ्रामक है। एनसीईआरटी जो किताबों में संशोधन किया जा रहा है ना, बदलाव किया जा रहा है, हटाया जा रहा है, उसी को लेकर बात हो रही है। और एनसीईआरटी किताबें आप लोगों से पढ़ने के लिए कहा जाता है। एक आप देखते हैं कि एनसीईआरटी एक संस्था है ना, जिसे आप लोग क्या कहते हैं, राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद भी कहते हैं। भारत सरकार का एक स्वायत्त संगठन है। 1961 में स्थापित हुई थी। ये सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के तहत साहित्यिक वैज्ञानिक धर्मार्थ सोसाइटी है। नई दिल्ली में आप लोगों को हेडक्वार्टर देखने को मिलता है। आप लोग पुरानी किताबें ही पढ़ा करिएगा, जो हटाए जा रहे हैं इससे पहले वाली, ठीक है। 12 राज्यों को 66,413 करोड़ रुपए की उधारी जुटाने की मंजूरी मिली है वित्त मंत्रालय ने। जेक्यूजी ने अडानी समूह में और हिस्सेदारी खरीदी। आप देखिए अमेरिकी स्थित निवेश फर्म है। देश में 8.70 लाख करोड़ रुपए के वाहन का उत्पादन हुआ है और 1.8 लाख करोड़ रुपए के 2 करोड़ दोपहिया वाहनों का हुआ है। 63,000 करोड़ रुपए के लग्जरी वाहनों का उत्पादन हुआ है। अब 3 दिनों में होगी शेयरों की लिस्टिंग और देश के बैंकों का फंसा कर्ज 1 दशक के निचले स्तर पर आया। आप देखेंगे एनपीए की बात होती है ना, फंसे हुए कर्ज की। माइक्रोन व गुजरात सरकार में हुआ एमओयू, ये आप देखते हैं। अहमदाबाद जिले में आप देखें कि अब सेमीकंडक्टर संयंत्र और टेस्टिंग यूनिट स्थापित करेगी। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत 67वें स्थान पर। विश्व आर्थिक मंच ने अपने एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत को 67वां स्थान पर रखा है और साथ ही कहा है कि यह एकमात्र बड़ी अर्थव्यवस्था है जहां सभी आयामों में एनर्जी ट्रांजिशन की गति तेज हुई है। चूंकि सूची में स्वीडन सबसे ऊपर है, इसके बाद डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड, स्विट्जरलैंड है। यह इंडेक्स इस बात का घोतक है कि हरित ऊर्जा की तरफ कौन सा देश कितने तेजी से बढ़ रहा है। और देखिए विश्व आर्थिक मंच की बात करें ना, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात कर रहा हूं मैं। इसकी स्थापना जनवरी 1971 में हुई थी। स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा, ये जरूर याद रखा करिएगा। अनाज उत्पादक राज्यों में बारिश की स्थिति पिछले साल से बेहतर है। ग्रीन हाइड्रोजन निर्माण के लिए
अरब रुपए देगी हमारी सरकार। और हाइड्रोजन को आप देखते हैं कि क्या कहते हैं, भविष्य का ईंधन भी आप लोग कह रहे हैं, ये भी जानते हैं आप लोग। वायु गुणवत्ता मापने को मोबाइल स्टेशन लगाएगी सीपीसीबी, यानी कि आप देखिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की बात हो रही है, सीपीसीबी, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ये 22 सितंबर 1974 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा इसका। हर राज्य के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं समितियों को हर 3 माह में करनी होगी बैठक। बंगाल में अंतरिम कुलपतियों की नियुक्ति के विरुद्ध हाईकोर्ट में दायर याचिका खारिज की गई। कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा है कि अंतरिम कुलपतियों को वेतन भत्ते का भुगतान सरकार की जिम्मेदारी। पिछले दिनों 11 में से आप देखते हैं कि 10 कुलपतियों ने राजभवन से मिले नियुक्ति प्रमाण पत्र को स्वीकार किया था। रूस यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, आप सभी जानते हैं, और रूसी जनरल को थी विद्रोह की पूर्व जानकारी। अभी आप देखते हैं कि जो विद्रोह उठ रहा था ना रूस में, अब मालूम नहीं चला कि कितने जल्दी दब गया है। कोई कह रहा है समझौता हो गया, कई लोग कह रहे हैं कि पता नहीं वो लोग कहाँ गए जो ये विद्रोह करने की स्थिति में खड़े हो रहे थे। ये 2022 में ब्रिटेन आने वाले डॉक्टरों की नर्सों की संख्या में शीर्ष भारत पर आप देखें। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट, विदेशी डॉक्टरों में 20 नर्सों में रही 40% भागीदारी। 10,000 H1 वीजा धारकों को वर्क परमिट जारी करेगा कनाडा। नौकरी गंवाने वाले हजारों भारतीयों को मिलेगा इसका लाभ। अब आप देखते हैं लोग जाते हैं ना भारत से वहाँ, ठीक है, उन्हीं के लिए बात हो रही है। भारत के साथ संबंधों को विस्तार देने के लिए ताइवान उत्सुक है। ये आप देखिए ताइवान के विदेश मंत्री साहब कह रहे हैं ताइवान देखना चाहें तो ये आप देखेंगे, ये भारत है, यहाँ आपको ताइवान देखने को मिलेगा। ताइबे इसकी राजधानी है। और आप देखेंगे कि चाइना अपना हिस्सा बताता रहता है इसे। ये नेपाल सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह पंजीकरण का दिया आदेश। नेपाल सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सरकार को समलैंगिक विवाह को पंजीकृत करने का अंतरिम आदेश दिया। जस्टिस तिलप्रसाद श्रेष्ठ की एकल पीठ ने सरकार को मांग करने पर यौन और लैंगिक अल्पसंख्यक जोड़ों का विवाह पंजीकृत करने के इंतजाम करने का आदेश दिया है। देख लीजिए, समलैंगिक विवाह को मान्यता देने के लिए याचिका दाखिल की गई थी। और हमारे देश में भी चल रही बात समान लिंगी की बात होती है, पुरुष पुरुष से शादी कर रहा है, लड़का लड़के से और लड़की लड़की से, उन्हीं की बात हो रही है। तिब्बती बौद्ध भिक्षुओं पर दलाई लामा से संबंध तोड़ने का दबाव बना रहा है चाइना। ये आप लोगों को बता ना, ये तिब्बत है ना जो, ये आप देखते हैं चाइना का हिस्सा नहीं था, ये आज़ाद हुआ करता था। बाद में आप देखते हैं चाइना ने इस पर कब्जा कर लिया और हमारी सीमा चाइना से लगने लगी है। ये आप देखिए खेल का क्षेत्र है, इसका भी एक ओवरव्यू ले लेना है आप लोगों को। और स्टीव स्मिथ ने पूरे किए सबसे तेज 9,000 रन, देख रहे हैं। पाक ने किया खेलने का समझौता, आईसीसी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद कह रहा है। ये अगरकर मुख्य चयनकर्ता की दौड़ में पूर्व तेज गेंदबाज हैं अजीत अगरकर, ठीक है। भारत में शतरंज क्रांति शुरू हो गई है, कार्लसन कह रहे हैं। ग्लोबल शतरंज लीग में गल्फ टाइटंस मुवा मास्टर्स जीते। CSRI ने PhD के साथ किया समझौता। भारत में खेलों के विकास के लिए खेल और मनोरंजन उद्योग परिसंघ ने। मुक्केबाजी समेत इलोर्डा कप की सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं। विंबलडन में 30 वर्षीय खिलाड़ी होंगे अलकराज स्वातेक। और आप देखते हैं कि महिलाओं को पुरुषों के बराबर पुरस्कार राशि देने की तैयारी हो रही है। आप देखें टेनिस खिलाड़ियों को। डुप्लांटिस ने पोल वॉल्ट में आउटडोर विश्व रिकॉर्ड बनाया है, आप देखें स्वीडन के हैं। बड़ी वायरलेस रेंज से बेहतर चार्जिंग और पेमेंट। चलिए, NFC नियर फील्ड कम्युनिकेशन की रेंज बढ़ने से अब स्मार्टफोन ईयरबड पेमेंट सिस्टम को लेकर लोगों का अनुभव बदलने जा रहा है। चलिए, ये सब आप देखते रहा करिएगा। ये आप देखिए रेल विभाग में लगभग 2.74 लाख पद खाली है। ITI राइट टू इन्फॉर्मेशन में ये मालूम चला है, आप देखेंगे सूचना के अधिकार में। और देखिए करवा भी नहीं रहे हैं, फिर भी आप देखते हैं कि खाली पड़े हुए हैं तो भर दीजिए, बेचारे बच्चे जो लगे हुए हैं।
मैरी कॉम डॉक्टर शेट्टी व चंद्रशेखरन को आईआईटी देगा, ये आप देखते हैं कि क्या मानद उपाधि। एमसी मैरी कॉम राज्यसभा की पूर्व सदस्य मुक्केबाज हैं, ये भी आप जानते हैं। 2003 में अर्जुन अवार्ड मिला था, 2009 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न मिला था, 2020 में पद्म विभूषण अवार्ड मिला था। और देवी प्रसाद से नारायण हेल्थ के संस्थापक व चेयरमैन हैं। और आप देखिए नटराजन चंद्रशेखर बोर्ड ऑफ टाटा सन्स के चेयरमैन हैं, ये भी आप लोग याद रखिए। यहाँ भी आप लोग देख लिया करिएगा, यहाँ भी जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है और आप देखते हैं कि परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जानकारी मिल जाती है। दुनिया के पहले गर्भवती पुरुष थॉमस वीटी ने बेटी को जन्म दिया। 2008 में अमेरिका के आज ही के दिन दुनिया के पहले गर्भवती पुरुष थॉमस वीटी ने एक बेटी को जन्म दिया था। थॉमस का जन्म स्त्री के रूप में हुआ था। 2002 में ऑपरेशन के जरिए वह स्त्री से पुरुष बन गए और उनके शरीर में उपस्थित महिला प्रजनन अंगों के कारण ही वह बच्ची को जन्म दे पाए थे। कैलिफोर्निया में खोजकर्ताओं को मिला पूरे कंकाल का जीवाश्म। 1994 में आज ही के दिन कैलिफोर्निया की चट्टानों में पहली बार किसी जीव के लगभग पूरे कंकाल का जीवाश्म मिला और यह 12,840 वर्ष पुराने मेमत विलुप्त प्राचीन हाथी का जीवाश्म था। और इससे आप देखिए उसके सही आकार और वजन का पता लगाने में मदद मिली। पर्याय जीवाश्म टुकड़ों में मिलते हैं। और भारतीय सांख्यिकी के जनक कहे जाते हैं पीसी महालनोबिस। सांख्यिकीविद पीसी महालनोबिस का जन्म 1893 में आज ही के दिन कोलकाता में हुआ था। लंदन में उच्च शिक्षा के दौरान सांख्यिकी की उपयोगिता का भान हुआ और 1931 में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की। मंत्रिमंडल की सांख्यिकी सलाहकार वन सरकारी योजनाओं का खाका खींचा और विकास संबंधी नीतियों के निर्माण में सर्वे के महत्व को रेखांकित किया। महालनोबिस डिस्टेंस फार्मूला को उनका अहम योगदान माना जाता है और उनके सम्मान में आप देखिए 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। ये बारबी डॉल का मलिबू ड्रीम हाउस, बारबी डॉल के ड्रीम हाउस मलिब में रहने वाली सपना आप पूरा कर सकते हैं। अमेरिका में हागबास स्टूडियो में खिलौना घर से प्रेरित होकर 3 मंजिला का पिंक कलर से मालिबू हाउस तैयार किया गया है। विंध्य पर्वत पर 140 करोड़ वर्ष पुराने भूकंप के प्रमाण मिले। भूकंप कहने का मतलब होता है भूमि का कांपना। चित्रकूट सतना सीमांकन क्षेत्र में किया गया अध्ययन। मध्य भारत क्षेत्र को भूकंप यह दृष्टिकोण से सुरक्षित माना गया है। और विकृत संरचनाओं का गठन भूकंपी झटकों से उत्पन्न गुरुत्वाकर्षणीय अस्थिरता समेत अन्य प्रक्रियाओं से ही उभरे और शोध प्रतिष्ठित एल्सेवियर जर्नल के प्रकाशित हुए। एक कप कॉफी आपके मस्तिष्क को कर सकती है अधिक सक्रिय। ताजा शोध में ये कह रहा है। हैदराबाद के निकट 1000 साल पुरानी जैन मूर्तियां मिली, आप देखेंगे। ये स्तंभ 9वीं 10वीं ईस्वी के जैन मंदिर होने की पुष्टि की बात हो रही है। और आप देखते हैं कि इसके चारों ओर 4 तीर्थ आदिनाथ, नेमिनाथ और पार्श्वनाथ वर्धमान महावीर को ध्यान मग्न बैठ दिखाया गया है इसमें। जो राष्ट्रकूट और प्रेमुलवाड़ा चालुक्य काल में जैनों के प्रमुख केंद्र हुआ करते थे। चिलुको गांव। भागलपुर के अभ्यारण्य में मिला विलुप्त प्रयाग कैंची बिल का प्रजनन स्थल, पहली बार हुई खोज इसकी। और बिहार वन विभाग ने भागलपुर जिले के विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य में विलुप्त प्रयाग भारतीय स्किमर्स यानी भारतीय कैंची बिल, ये आप देखिए रेन चाप्स अल्विकोलिस के पहले प्रजनन स्थल की खोज की है। विभाग के अधिकारियों ने बताया कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की सूची में लुप्त प्रजाति के इंडियन स्कीमर्स को पिछले महीने यहाँ देखा गया था। और आप देखते हैं कि 2450 से 2900 परिपक्व इंची इंडियन स्कीमर्स यानी कैंची बिल पक्षी है दुनिया भर में। आप लोग देखिए IUCN रेड लिस्ट के अनुसार इंडियन स्कीमर भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान, वियतनाम में पाए जाते हैं। 4 अंडे से निकले 3 चूजे इसमें और 60 किलोमीटर का विस्तार है यहाँ। चलिए ये IUCN के बारे में बता देता हूँ। IUCN जो आप देखते हैं कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर देखते हैं ना, इसकी स्थापना आप देखते हैं कि कहाँ हुई थी। 15 अक्टूबर 1948 में आप देखते हैं कि स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिले। सिर्फ एक यात्री के लिए उड़ानी पड़ी फ्लाइट है, आप देखेंगे 24 घंटे की देरी के कारण चले गए थे सभी यात्री।
ये ओक्लाहोमा में से नॉर्थ कैरोलिना जाने वाली एक फ्लाइट 18 घंटे लेट हो गई। ओक्लाहोमा के रहने वाले फिल स्टेंगर जब विमान में पहुंचे तब पता चला कि उसमें अकेले यात्री बचे हैं। उड़ान में देरी के कारण अन्य सभी यात्रियों ने या तो दूसरे विमान से उड़ान भर ली थी, यात्रा रद्द कर दी थी। विमान का स्टाफ भी घर जाने की तैयारी में था, लेकिन फिल के आने की वजह से सबको बुलाया गया। और फिल ने मजाकिया लहजे में एक वीडियो डाला कि भीड़ से बचने के लिए सारे टिकट खरीद लिए हैं। चलिए, ये मूवियों से जुड़ी खबरें हैं। पढ़ना हो तो आप लोग पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ना है तो आप लोग छोड़ सकते हैं। और ये आप देख रहे हैं, इस तरह से आज के न्यूज़पेपर की कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो तो आप लोग जरूर बताइए। मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हैं। आप लोगों को मेहनत करते रहना है, हर हाल में टाइम बर्बाद नहीं करना है अभी, ठीक है।